हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो कंटिन्यू करते हैं पार्लियामेंट। तो आज देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी एंड एसटी। तो इसमें दिया हुआ है, दो द कॉन्स्टिट्यूशन है अबंडन द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो सिस्टम है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन इट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। लेकिन इसने प्रोवाइड किया रिजर्वेशन सीट्स का एसटी और एसटी के लिए लोकसभा के अंदर किस बेसिस पे, पॉपुलेशन रेशो के। तो याद रखिएगा आप, किस बेसिस पे, पॉपुलेशन रेशो। और ओरिजिनली जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए ऑपरेट होता अप टू 1960, बट ये कॉन्टीन्यूसली इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है 10th ईयर के लिए, हर 10 साल। और नाउ 95th अमेंडमेंट ने इसको रिजर्वेशन को 2020 में तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब आप 103 जो अमेंडमेंट है वो भी देखेंगे, और 104 दोनों आप स्पेशली पढ़ें तो आपको ये सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि ये अनदर 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और एंग्लो इंडियंस को भी हटा दिया है कि जो रिजर्वेशन जो उनका नॉमिनेशन था उसको। दो द सीट्स वर रिजर्व फॉर एसटी एंड एसटी, तो दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। जबकि सीट्स रिजर्व हैं एससी और एसटीज़ के लिए, लेकिन जो इलेक्ट होते हैं ये बाई सभी वोटर्स के द्वारा, कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए नहीं है कि कोई सेपरेट लोग इनके लिए वोट करेंगे। और जो मेंबर होता है एससी और एसटी का, उसको वो जो जनरल की सीट होती है उसको भी इलेक्शन उसके लिए भी लड़ सकता है। और जो 84th अमेंडमेंट है 2001 का, वो प्रोवाइड करता है फॉर रीफिक्सिंग ऑफ द रिजर्व सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस एज अप्लाइड टू द रेशनलाइज ऑफ द जनरल सीट। और लेटर जो 87th अमेंडमेंट है 2003 का, उसने इसको रिफिक्स करके 2001 सेंसस पे किया, ना कि 1991 सेंसस पे। तो अब आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के केस में, तो ये सेम लोकसभा के केस में प्रेफर नहीं किया गया। इंस्टेड हमने जो अडोप्ट किया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किया है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ये जब हम एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पूरा। तो अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में हर मेंबर जो होता है लेजिस्लेचर का रिप्रेजेंट करता है एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक, ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। Hence such a constituency is known as single member constituency। और इस सिस्टम में कैंडिडेट जो सिक्योर करता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड, कि जो मेजोरिटी वोट ले गया तो उसे वो इलेक्टेड हो जाएगा। तो दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। सबको इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स गए हैं कितने नहीं, बस जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसने मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर कर ली, वही इलेक्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड, इट डज़ नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटी। स्मॉल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट नहीं देता है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो एम है, रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इस सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम, जो सभी सेक्शन है ऑफ द पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। और जो स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है पॉपुलेशन को, उसको भी शेयर मिलता है कानून बनाने में। और दे आर टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल टास्क फोर्स बोर्ड एसटीवी और लिस्ट सिस्टम। एसटीवी और लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम और फॉर, ठीक है। और जो फर्स्ट सिस्टम होता है ये अडोप्टेड किया गया फॉर द इलेक्शन टू द राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, एंड फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दो सब मेंबर्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने एडवोकेट किया था सिस्टम ऑफ प्रोपोजल जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के लिए भी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडोप्ट नहीं किया दो कारणों की वजह से। तो ये आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी फॉर द वोटर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम।
जो कि कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू लो लिटरेसी स्केल इन द कंट्री. एंड सेकेंड इज अनसुटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. तो पहला है कि वोटर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस सिस्टम को समझना. और दूसरा अनसुटेबिलिटी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ड्यू टू टेंडेंसी उसकी सिस्टम की मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उससे इनस्टेबिलिटी आ जाएगी. और एडिशनली जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसके कुछ खामियां हैं, वो हाईली एक्सपेंसिव है और इट डज़ नॉट गिव एनी स्कोप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय इलेक्शंस. बाय इलेक्शंस भी इसमें ये स्कोप नहीं देता बिल्कुल भी. पहला एक खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, दूसरा बाई पोल का कोई स्कोप नहीं है, और ये एलिमिनेट करता है इंटीमेट कॉन्टेक्ट वोटर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में. और ये माइनॉरिटी की थिंकिंग को प्रमोट करता है, ग्रुप इंटरेस्ट को, और इंक्रीज़ करता है सिग्निफिकेंस पार्टी सिस्टम को, और डिक्रीज़ करता है वोटर्स की. तो ये 5 पॉइंट हैं जो उसके डिमेरिट हो गए हैं. अब देखते हैं ड्यूरेशन. जो ड्यूरेशन है राज्यसभा का, ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी 1952 में. इसको कंटिन्यूइंग चैम्बर बोलते हैं. डेट इज़ इट इज़ अ परमानेंट बॉडी और नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. हावेवर जो उसके 1/3 जो उसके मेंबर हैं रिटायर हो जाते हैं हर दूसरे साल में. और जो उसकी सीट हैं, देयर सीट आर फिल्ड अप बाय फ्रेश सिलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर. एंड जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, री के लिए कितने भी टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है. आपको डेट डाल देगा और कंफ्यूज कर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, और ये लेफ्ट कर दिया गया टू द पार्लियामेंट. अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट ने क्या करा, उसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना दिया 1951 का, जिसने प्रोवाइड किया कि द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने कहा है 6 ईयर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है. द एक्ट ऑल्सो एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म ऑफ द मेंबर्स चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा. फर्स्ट राज्यसभा में जो मेंबर्स चूज हुए थे, उनका भी जो टर्म है उनको चेंज कर सकता है. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया. और जो पहला बैच था वो लॉटरी के थ्रू डिसाइड हुआ था कि कौन रिटायर होगा. फर्दर जो एक्ट ऑल्सो ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कि किस ऑर्डर में वो रिटायर होंगे, उसके लिए भी प्रेसिडेंट को एम्पावर किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने. तो ये ड्यूरेशन हो गया हमारा राज्यसभा का. आप देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा. अनलाइक द राज्यसभा, द लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर. इसका नॉर्मल जो टर्म होता है 5 साल का होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इज फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट इज़ ऑटोमेटिकली डिजोल्व. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है. हावेवर जो प्रेसिडेंट है is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completion of 5 years. और ये challenge, it's very important guys, it cannot be challenged in the court of law. further जो term है लोकसभा की कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट. 1 साल के लिए एक टाइम पे, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. तो ये भी इमरजेंसी चैप्टर करेंगे, तो उस वीडियो में आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं. हावेवर जो ये एक्सटेंशन है कंटिन्यू नहीं होगा बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. जब इमरजेंसी हट जाएगी उससे जो 6 महीने के अंदर ये एक्सटेंशन है भी ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होगा. अब देखते हैं मेंबरशिप पार्लियामेंट की. तो पहला है क्वालिफिकेशंस. The Constitution lays down the following qualification to the person to be chosen as a member of the Parliament. First is he must be a citizen of India. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. He must take and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the Election Commission for this purpose. In his oath or affirmation, वो जो he swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India. तो इसे BU की तरह आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे BU है कि फर्स्ट इज बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड इज अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर में भी हम अभी पढ़ेंगे कि उसमें भी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का पार्ट है. एंड थर्ड वन, ही मस्ट नॉट लेस देन 30 years of एज इन द केस ऑफ राज्यसभा.
एंड नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज इन द केस ऑफ लोकसभा। और फोर्थ है कि उसके पास अदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट अगर प्रिस्क्राइब करता है। तो पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन दी है जो आरपी एक्ट है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। तो उसमें क्या दिया है, फर्स्ट है कि ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। दिस इज सेम इन द केस ऑफ बोथ राज्यसभा और लोकसभा। द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंस्टेंटिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट स्टेट वाज डिस्पेंस्ड विद इन 2003। तो इसमें हुआ क्या है कि जो इन्होंने आरपी एक्ट ने क्या दिया था कि जो इलेक्टर जो वोटर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कि ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा ये मेंबर के लिए मेंबरशिप के लिए। लेकिन यही प्रोविज़न्स जो है हमारा ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद हटा दिया था 2003 में, और 2006 में इस सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न सही ठहराया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ही मस्ट नॉट बी द रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का भी हो सकता है और उसके लिए भी इलेक्शन लड़ सकता है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए भी। सेकेंड इज़ ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूटी। अगर वो कंटेस्ट कर रहा है सीट उनके लिए रिजर्व है। हावेवर जो एसटी और एसटी का मेंबर है वो कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट जो उनके लिए रिजर्व नहीं है, मीन्स वो जनरल की सीट के लिए भी लड़ सकता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें जो फर्स्ट है कि इफ़ होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। तो अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ कि ही और शी इज़ ड्राइंग सैलरी फ्रॉम द टू ऑफिस, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो एंड सेकेंड इज़ इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, और ये डिक्लेयर किया कोर्ट ने। और थर्ड इज़ इफ़ ही इज़ इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एंड फोर्थ इज़ इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया and has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement or of alliance or allegiance to a foreign state। और फिफ्थ इज इफ इज सो डिस्क्वालीफाइड, किसी पार्लियामेंट के कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो। और पार्लियामेंट ने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन रखी है बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को देखते हुए। वो है, पहली है ही मस्ट नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस करप्ट प्रैक्टिस इन द इलेक्शन। और दूसरी है कि वो किसी भी ऑफेंस के में 2 या 2 साल के से ज़्यादा जेल में नहीं जाना चाहिए। बट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई डिटेंड पर्सन है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट नॉट हैव बीन फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ टाइम। अगर वो अपने इलेक्शन का खर्चे जो वो टाइम पे नहीं बता पाता तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वो अगर किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है उस तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में अगर वो डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है किसी कॉर्पोरेशन में, इवन इन द गवर्नमेंट जिसमें एटलीस्ट जिसका गवर्नमेंट में एटलीस्ट 25% शेयर है किसी प्राइवेट या कॉर्पोरेशन में भी, तो उसमें भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और 6 पॉइंट है ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। और वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस ना हुआ हो करप्शन के लिए या डिसलॉयल्टी करने के लिए स्टेट के प्रति, और किसी भी एनिमिटी फैलाने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में या ब्राइब के लिए ऑफेंस के लिए भी उसको कन्विक्ट ना हुआ हो और उसे पनिश ना किया हो प्रीचिंग प्रैक्टिस सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती। तो इन सभी 8 केसेस में कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन थी बाय आरपी एक्ट 1951। और इस क्वेश्चन में वेदर अ मेंबर सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट डिसीजन इज़ फाइनल। However, he should obtain the opinion of the election commission and act accordingly। तब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो
lays down that a person shall be disqualified from being a member of the parliament if he is so disqualified on the ground of defection under the provision of the 10th schedule. A member incur disqualification under the defection law. तो फर्स्ट है इफ़ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि जिसके टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है उसकी वॉलंटरी मेंबरशिप दे देता है. सेकंड, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई काम या किस डायरेक्शन में बोलने के लिए बोलती है तो उसके अपोजिट वो बोलता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. सेकंड, अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है, कोई इलेक्टेड मेंबर है और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है. फोर्थ, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ. और जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर द 10th शेड्यूल, वो डिसाइड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड नोट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन एंड द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि जो 1992 में क्या बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कि जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है डिसाइड करते हैं चेयरमैन राज्यसभा में और लोकसभा में करते हैं स्पीकर, और ये अंडर जुडिशियल रिव्यू है. 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है. अब देखते हैं वेकेशन ऑफ सीट कि इन केसेस में मेंबर पार्लियामेंट अपनी सीट छोड़ देता है. तो फर्स्ट इज डबल मेंबरशिप. अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम. में वो दोनों मेंबर नहीं हो सकता दोनों हाउसेस का. तो जो आरपी एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसने प्रोविजंस दिए हैं. तो पहला है इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो दोनों हाउस में इलेक्ट हुआ है तो ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days कि वो किस हाउस में जाना चाहता है. और बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो नहीं देता तो उसकी सीट राज्यसभा में वैकेंट हो जाएगी. और सेकंड है कि जो सिटिंग मेंबर है किसी वन हाउस का वो इलेक्ट होता है अदर हाउस के लिए कि तो उसकी जो सीट है पहले में वैकेंट हो जाएगी. तो आप सिंपल इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी हाउस में ऑलरेडी हैं तो अगर दूसरे के लिए लड़ रहे हैं मीन्स यू आर विलिंग टू गेट इनटू द अनदर हाउस एंड नॉट हैप्पी विद द करंट हाउस. तो इसमें कॉमन सेंस होगी कि आपको रूल बना दिया गया है कि आपको करंट जिसमें आप अनहैप्पी है वही छोड़ने के लिए बोल दिया गया है. Second is, if a person is elected to 2 seats in a house, he should exercise his option for the one. Otherwise, both seats become vacant. तो अगर पर्सन इलेक्टेड हो जाता है 2 सीट के लिए हाउस में तो उसके पास उसे एक चुननी होगी, अदरवाइज दोनों ही उसकी खाली हो जाएंगी. सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर एट द सेम टाइम. तो इसमें क्या होगा अगर वो पार्लियामेंट में भी जो हमारे योगी जी के साथ हुआ था, if a person is so elected, his seat in the parliament become vacant if he does not resign his seat in the state legislature. अगर वो 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में रिज़ाइन नहीं करता तो पार्लियामेंट में उसकी सीट चली जाएगी. देखते हैं सेकंड पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन. इफ़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसकी सीट खाली हो जाएगी. Here the list of disqualification also include disqualification on the ground of defection under the provision of 10th schedule. और थर्ड है resignation कि a member may resign his seat by writing to the chairman of the Rajya Sabha or speaker of the Lok Sabha as the case may be. और जो सीट है falls vacant when the resignation is accepted. तो तभी ये सीट खाली होगी जब उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. हाउएवर द चेयरमैन और स्पीकर जब एक्सेप्ट ना करे रेजिग्नेशन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये जेन्युइन है कि वॉलंटरी दिया हुआ है. एंड फोर्थ वन इज़ एब्सेंस कि अगर हाउस में कोई सीट है तो वो वैकेट हो जाएगी अगर वो एब्सेंट है सभी मीटिंग्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज के पीरियड के लिए विदाउट परमिशन. अगर वो सीट खाली है वो एब्सेंट है तो वो सीट खाली हो जाएगी. और ये जो 60 डेज़ का पीरियड है ये कंप्यूटिंग किया जाएगा कि नो अकाउंट शेल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच कि हाउस इज प्रोग और एडजॉर्न फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डे, कि उन दिनों को नहीं काउंट किया जाएगा जहाँ जो हाउस है वो प्रोग और एडजॉर्न हुआ है मोर देन 4 days के लिए. ये 2 टर्म्स अभी आपको आगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. एंड फिफ्थ वन इज अदर केसेस कि मेंबर हैज़ टू वैकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट
किन केसेस में, इफ़ हिज इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड, कि उसका इलेक्शन कोड इनवैलिड डिक्लेयर कर दे और उसे हाउस से निकाल दिया जाए। इफ़ इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, और उसे या तो ऑफिस ऑफ गवर्नर में वो अपॉइंट हो जाए। तो इफ़ अ डिसक्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, अगर डिसक्वालीफाइड पर्सन इलेक्ट हो जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोसीजर नहीं दिया कि उसका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर करे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्रोसीजर। तो ये जो मैटर है डील करता है आरपीआई एक्ट 1951 का, जो इनेबल करता है हाई कोर्ट को कि उसका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर करे इफ़ अ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड, और जो एग्रीवेड पार्टी है कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड।